वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दो वर्ड्स होते हैं, कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस। इसी तरह अकाउंटिंग में भी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं, जिनको मिलाकर बनते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि कन्वेंशंस होती क्या है। हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस किसको कहते हैं और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स किसको कहते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो है वो क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर कस्टम्स और ट्रेडिशंस और प्रैक्टिस। क्या है? कन्वेंशन क्या होती है? कस्टम होते हैं या ट्रेडिशन होती है या प्रैक्टिस होती है, जो एक जनरल एग्रीमेंट के बाद फाइनलाइज की जाती है अकाउंटिंग बॉडीज के द्वारा कि जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त हमने कौन सी कन्वेंशंस को फॉलो करना है। तो इसी तरह अकाउंटिंग में क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त जिन कस्टम्स, ट्रेडिशंस और प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है उसको हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें मैंने एग्जांपल दिया है कि कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। जैसे अकाउंट्स में ये कहा जाता है, अकाउंटिंग बॉडीज ने ये कन्वेंशन रखी है कि जब भी आपने मटेरियल के अकाउंट्स बनाने हैं तो आपने जो मटेरियल के डिफरेंट मेथड्स हैं उनमें से किसी एक मेथड को फॉलो करना है, और फॉलो कुछ लंबे समय के लिए करना है। ये नहीं कि एक साल आप और कर लो मेथड फॉलो, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप किसी और मेथड को फॉलो कर लो। इससे क्या होगा? इससे आप किसी भी 2 सालों के मटेरियल से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन को आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। सेकंड वर्ड आता है कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स क्या होते हैं? ये बेसिक एजम्पशंस होती हैं। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या हो गए? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द बेसिक assumptions on the basis of which financial statements of a business entity are prepared। कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या हैं? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का तरीका किसी भी बिजनेस एंटिटी का क्या मीनिंग है? कोई भी फर्म हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई सोल ट्रेडर बिजनेस हो, तो उसके लिए जब हम ये एजम्पशंस फॉलो करते हैं तो उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अब अकाउंटिंग कन्वेंशंस और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को मिलाकर हम जो बनता है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हुए? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस। कि यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस हैं फ्रॉम विच बिजनेस एंटिटीज फॉलो टू रिकॉर्ड, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हुए कि कुछ कन्वेंशंस, कुछ कंसेप्ट्स जो हम फॉलो करते हैं जब एक कंपनी या कोई भी फर्म, कोई बिजनेस एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में फॉलो करती है तो उसको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। नेक्स्ट है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं कौन कौन से, कि किसी भी बिजनेस एंटिटी को कौन कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1 है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस एंटिटी अपने ओनर से डिफरेंट है। एंटिटी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। कि जो एक बिजनेस है और जो बिजनेस के ओनर हैं, ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं, इनकी अपनी अलग अलग पहचान है। सपोज एक बिजनेस है जिस, तो उसका नाम है लवली एंटरप्राइजेस, और जो बिजनेस का ओनर है उसका नाम है लवली। तो लवली अलग एंटिटी है और लवली एंटरप्राइजेस अलग एंटिटी है। तो जो लवली अकाउंट्स बनाएगा वो लवली एंटरप्राइज के बनाएगा। फिर लवली एंटरप्राइज क्या होगी? लवली एंटरप्राइज एक अलग एंटिटी होगी, एक बिजनेस है जिसके उसका ओनर लवली अकाउंट्स तैयार कर रहा है। तो इसलिए जो बिजनेस का सबसे पहली कंसेप्ट ये है कि हम बिजनेस एंटिटी को एक अलग पहचान मानते हैं। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस के अकाउंट्स जब हम बनाएंगे तो उसमें हमने वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो
मनी टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती हो। इसमें मेन क्या है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कि मनी दोज ट्रांजैक्शंस विच कैन बी रिकॉर्डेड और एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, उसको हम कहते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो इसमें नॉन मॉनेटरी इवेंट्स, बेशक उनका हमारे जो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उन पर बहुत असर पड़ता हो, लेकिन फिर भी हम उनको अपने अकाउंट्स में शो नहीं कर सकते। जैसे कि इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, अगर वर्कर्स जो है इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं, जितना उन्होंने अपने वर्किंग आवर्स में काम करना हो वो नहीं कर पा रहे, तो भी चाहे उसका असर हमारे प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी पर पड़ेगा, पर हम उसको अकाउंट बुक्स में शो कर नहीं सकते। ऐसे ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, अगर कोई कंपनी में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके कारण अगर कंपनी की प्रोडक्शन बंद हो गई है तो उससे क्या होगा, उस समय में हमारी कंपनी उस वक्त के लिए लॉस में चली जाएगी। पर हम वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के द्वारा हुआ गया जो लॉस है उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है हम ये इस अकाउंट्स में शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि हमने जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी ट्रांजैक्शन के बारे में, अगर हमने कोई भी चीज खरीदी है तो वो हमने किस में रिकॉर्ड करनी है, एक्चुअल अमाउंट स्पेंट, कि खरीदते वक्त हमने जितना एक्चुअल अमाउंट स्पेंड किया है वो रेट जो है हम अपनी बुक्स में शो करेंगे। तो उसमें जो ये है, मैंने एग्जांपल आपको बताया है इसमें कि फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, कि मटेरियल तो हम खरीदेंगे तो जितने का मटेरियल आ गया वो हमने कर दिया चार्ज कि इतने का मटेरियल है, अपने लाकर अपने स्टोर में रख दिया। लेकिन जो फिक्स्ड एसेट है जब हम खरीदते हैं तो फिक्स्ड एसेट का क्या होता है कि उसको अपने चालू हालत में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जो मैकेनिक आएगा जो इंस्टॉल करेगा तो उसके भी चार्जेस पड़ेंगे, तो वो सारे चार्जेस हम किस में इंक्लूड करेंगे, कॉस्ट ऑफ द मशीनरी में। तो ये जो फिक्स्ड एसेट्स जो होती हैं इनका जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, जो मशीनरी को इंडस्ट्री तक लाने में लगे हैं, वो सारे क्या आ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ द मशीनरी में आ जाते हैं। तो वो सारे जो हमने एक्चुअल अमाउंट स्पेंड में इंक्लूड करके उसको कॉस्ट शो करके तो हमने शो करने हैं। तो इसलिए जो कॉस्ट कंसेप्ट यही कहते हैं कि जब भी हम कोई एसेट या कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें परचेज या सेल होती है तो वो हम कॉस्ट के हिसाब से करते हैं कि हमने जो परचेज किया वो किस कॉस्ट पे परचेज किया, तो हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यही शो करना है कि वो कितने की हमने खरीदी। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि हमारी जो बिजनेस है हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है लॉन्ग टाइम तक चलेगा, फॉर द इयर्स टू कम। कंपनी के लिए ये कहा जाता है कि मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट कंपनी गोज फॉर एवर, ये एज्यूम करके चला जाता है। तो जितने भी जो बिजनेस होते हैं उसमें जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये एज्यूम करके चलते हैं, चाहे वो सोल ट्रेडर का बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप का बिजनेस हो, चाहे कोई कंपनी हो, तो उसमें यही एज्यूम करके चला जाता है कि जो हम बिजनेस करने जा रहे हैं ये बिजनेस जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जैसे दादा सोचेगा कि मेरा बेटा इस बिजनेस को टेक ओवर करेगा और बेटा सोचेगा कि ये मेरा बेटा आगे इस बिजनेस को टेक ओवर करेगा, तो ये लंबे समय तक हमारा बिजनेस चलेगा। तो इसलिए हम बिजनेस की को जब स्टार्ट करते हैं तो हम यही एज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस हमारा क्या है, गोइंग कंसर्न है, हमेशा चलने वाली, लंबे समय तक चलने वाला हमारा बिजनेस है। नेक्स्ट है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल का मतलब है दोहरा, दोहरा। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये किस पे बेस्ड है, ये डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग पे बेस्ड है। इसमें यही है कि कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम जो हम सेट कर रहे हैं तो एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं। तो हर एक ट्रांजैक्शन को जो हमने रिकॉर्ड करना है तो उसमें एवरी ट्रांजैक्शन we record, so that will be on the basis of dual aspect, कि दो एंट्रीज होगी। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है
कि जैसे एक फादर है, उससे उसका बेटा पॉकेट मनी लेता है, तो फादर के लिए क्या हो गया, वो एक्सपेंस हो गया, और बेटे के लिए क्या होगी, वो इनकम होगी। तो इसके ड्यूल ये दो एस्पेक्ट हैं। इसी तरह बिजनेस में भी कोई भी एंट्री होती है, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। तो हमने उसके दो एस्पेक्ट पढ़ेंगे। जब हम डबल एंट्री सिस्टम पूरा पढ़ेंगे, उसमें ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट है एक्रूवल कंसेप्ट। एक्रूवल कंसेप्ट, इसके बारे में क्या कहते हैं कि एक्रू, जब कोई भी इनकम या कोई एक्सपेंडिचर एक्रू होता है, तब हम उसका अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, उस अकाउंटिंग पीरियड में हम उसका रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमने कोई चीज परचेज की है, तो उस परचेज पे हमारी जितनी कॉस्ट आई है, जितना एक्सपेंस हमारा हुआ है, वो हम उस पीरियड में शो करेंगे, ना कि जब हमने उस पैसे को एक्चुअली पे करना है। कैश फ्लोज जब होगी, चाहे परचेज है तो कैश आउटफ्लो होगी, अगर हम सेल करेंगे तो हमें क्या पैसा आएगा, है ना, कैश इनफ्लो होगी। तो दोनों केसेस में क्या होगा कि जब कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो हो रही है, तब हम जो है रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पर एक्चुअली जब ट्रांजैक्शन हुई है, जब परचेस हुई है या सेल हुई है, तब हम ये रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको हम कहते हैं एक्रूवल कंसेप्ट, कि जब एक्रू होगी। नेक्स्ट है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि हमने रेवेन्यू जब कैलकुलेट करना है, तो रेवेन्यू हमने उसी पीरियड का कैलकुलेट करना है जिस पीरियड के हम एक्सपेंडिचर ले रहे हैं। कि ये नहीं है कि एक्सपेंडिचर जो है किसी और चीज का और रेवेन्यू हम किसी और चीज का शो कर रहे हैं। जो हमने पीरियड लेना है, तो इसमें जो पीरियड लेंगे, जिस पीरियड का एक्सपेंडिचर होगा और उसी पीरियड की रेवेन्यू हम कैलकुलेट करेंगे। मैच होना चाहिए। कि जैसे इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है कि जैसे हमारा कोई सीजनल प्रोडक्ट है, जब हम जैसे सर्दियों के कपड़े सिर्फ सर्दियों में बिकते हैं, वो 2 महीने 3 महीने हमारे कपड़े बिकेंगे, पर प्रोडक्शन जो है वो क्या होती है, पूरा साल हमारी प्रोडक्शन होती है। तो फिर जब हमने रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, तो उसमें हमने ये नहीं देखना है कि 3 महीने में हमारा कितना रेवेन्यू हुआ या 3 महीने में हमने कितना एक्सपेंडिचर किया। हम उस फाइनेंशियल ईयर का हम देखेंगे, उससे रिलेटेड, कि जैसे हमारा 1 अप्रैल से हमारा साल शुरू हुआ और 31 मार्च तक हमारा साल रहेगा, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इस ट्रांजैक्शन पे हमने कितना खर्चा किया और उससे हमने कितना रेवेन्यू अर्न किया। तो इसको हम कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या है, इसमें यह है कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर इंकर्ड एंड नॉट व्हेन दे आर एक्चुअली रिसीव्ड। ये एक्रूवल कंसेप्ट से ही मिलता जुलता है कि हमने जो अपना रेवेन्यू जो है, वो हमने तब मानना है जब वो इंकर हुआ, नॉट व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड। कि जब हो गया हमारा कि हमें मिलेगा, तो हम उसको उस फाइनेंशियल ईयर में इंक्लूड करते हैं, ना कि जब हमें एक्चुअली रिसीव हुआ। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है कि हमारा एक, जब भी हम अकाउंट्स मेंटेन करें, तो हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए। वैसे बिजनेस में ज्यादा फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लिया जाता है, पर कई केसेस में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक भी होता है। पर इसमें जो इंटरवल ऑफ टाइम है, इंटरवल ऑफ टाइम जरूरी नहीं है कि 1 साल का भी हो, ये 6 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है। कि जिस भी पीरियड का अकाउंट मेंटेन हो, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस करेंगे। तब तक आप इसकी अच्छी तरह स्टडी कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप मुझे लिख सकते हैं।